साल था 1975 और तारीख थी 25 जून, जब इस देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। उस जमाने में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपातकाल क्यों लागू किया गया, इसके कहानियां आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते तो पढ़ना होगा कि न्यायालय की भूमिका क्या थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के ऊपर कौन से संकट मंडराए, और उसके बाद किन परिस्थितियों में एक आंदोलन खड़ा होने लगा। अहमदाबाद से लेकर पटना के गलियारों में एक समय ऐसा था कि हॉस्टल की खाने की रोटी का दाम बढ़ गया तो छात्र आंदोलन पर उतर आए। और एक आज का समय है जब उम्मीद की जाती थी कि इस देश का छात्र आंदोलन, युवाओं का आंदोलन इस देश को राह दिखाएगा, जैसे उस जमाने में राह दिखाया। मगर आज की कहानियां कुछ और हैं, और आज ये अघोषित आपातकाल है जिस पर अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन उन दिनों जब युवाओं के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, कई और मुद्दे उसमें जुड़ते चले गए। जयप्रकाश नारायण उसके एक चेहरा बने, और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली थी, जिसके बाद पूरे देश में एक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। उन्हीं तमाम परिस्थितियों के बीच, तमाम कारणों के साथ इस देश में घोषित आपातकाल लागू कर दिया गया। लोकतंत्र और संविधान की बात करने का तकाजा यही है कि इस बात की कड़ी निंदा की जाए कि यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। आपातकाल बहुत बुरा था और पूरा देश जेल खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। कोई भी सजग नागरिक, आधुनिक राष्ट्र का हिमायती, संविधान की बात करने वाला नागरिक इसकी निंदा ही करेगा। जैसे 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये याद आता है कि हां, पूरा देश जेलखाना बन गया था। और 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री याद करते हैं 25 जून को, याद करते हैं घोषित आपातकाल को, याद करते हैं कि देश में उन मुकदमों को लगाकर इस देश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सामाजिक बुद्धिजीवियों को और आंदोलन में शामिल लोगों को उनके बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलकर, उनके नागरिक बोध के अधिकार को धता बताकर कैद खाना रूपी बन गए देश में जेल में डाल दिया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अब क्या बदला इन लगभग 50 सालों में? 50 सालों में क्या बदला? आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस पर बात करने की सबसे ज्यादा है। 50 साल बाद इस देश की लोकतंत्र ने, इस देश के नेताओं ने कौन सा सबक सीखा? अतीत की हुई गलतियों में कौन सी चीज ऐसी पढ़ी और समझी कि जिसे आगे दोहराया न जा सके? इस देश के नागरिकों ने कितना अपने अधिकार और कर्तव्य को समझा? इस पर तो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन हां, एक धड़ा ऐसा इस देश की राजनीति में था जिसने घोषित आपातकाल से एक सबक ले लिया था कि घोषित करके ही आपातकाल नहीं लगाया जाता है। आपातकाल अघोषित तरीके से भी इस देश में लगाया जा सकता है, और घोषित आपातकाल से ज्यादा दमन भी किया जा सकता है। कहानी अघोषित आपातकाल की, कहानी उस 10 साल के भाजपा के आपातकाल के, जब ईडी, सीबीआई, आईटी यानी इनकम टैक्स जैसे संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया गया था कि वो देश को मजबूत करेंगे। उनका उपयोग अपनी कुर्सी की मजबूती में की गई, और अघोषित आपातकाल में सबसे बड़ी भूमिका ईडी, सीबीआई की बना ली गई। चुनी हुई सरकारें गिराई गईं, दूसरे पार्टी के सांसदों, विधायकों, नेताओं को खरीदा बेचा गया, अपनी सरकार बनाई गई, विपक्ष को डराया गया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। कुछ भी करने के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, लेकिन फिर भी आपातकाल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।
देश का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है वोट डालने का अधिकार, चुनाव का अधिकार। इलेक्शन कमीशन का ऐसा उपयोग किया गया कि वो रैली को देख करके इलेक्शन की डेट तय करने लगे, ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर शायरी सुनाने लगे, विपक्षी दल के चुनाव के खाते सीज करके लेवल प्लेइंग फील्ड को कमजोर करने लगे। और ये सब कुछ करने के लिए आपातकाल की घोषणा नहीं करनी पड़ी। बदला ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लो और धंधा दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन कंपनियों से चंदा लिया गया जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बिठाई गई। जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके ऊपर जांच बिठाई गई। जिनको फायदा देना था, धंधा देना था, उनसे चंदा लिया गया और इसके लिए आपातकाल की घोषणा नहीं करनी थी। इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा गया, मंदिर के नाम पर चुनाव में वोट मांगे गए, विपक्ष के ऊपर हमला यह कह के किया गया कि अगर उनको वोट दिया तो मंदिर पर ताला लगा देंगे, और मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश की राजनीति को बांटा गया और इसके लिए आपातकाल की कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। इस देश में विपक्ष के नेताओं की जासूसी की गई। इस देश में संविधान के बदलने का पूरा ख्वाब देखा गया और ढांचा तैयार किया गया। इस देश में सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए कभी 2 अप्रैल का भारत बंद को मजबूर किया गया, कभी 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया। इस देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरे देश की सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को निजी हाथों में बेचा गया ताकि आरक्षण खत्म किया जा सके, और इसके लिए आपातकाल की कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। इस देश के आदिवासियों को जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर जेल में ठूंस दिया गया। जो लोग आंदोलन में शामिल हुए, हसदेव बकसवाह के जंगलों से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, उन सब पर अपना हक मांगने की लड़ाई के लिए इतने मुकदमे लगाए गए जो इस देश में दिल्ली और आसपास के गलियारों में पता ही नहीं है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक के आदिवासियों पर हमले, अन्याय और मुकदमे कई गुना बढ़ गए और इसके लिए आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ी। हाथरस से लेकर रोहित वेमुला, दलितों के मूंछ रखने पर मारे जाने से लेकर ऊना और सहारनपुर, और उसके बाद ओबीसी के हक अधिकार को छीनने के लिए, मंडल कमीशन को कमजोर करने के लिए, भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए, जातिवार जनगणना न करके एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीना जाए, और इसके लिए आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करने की जरूरत थी। इस देश के अन्न पैदा करने वाले किसानों ने जब आंदोलन किया, सड़क पर कीले, बुलडोजर, सड़कें खोद देना, 750 जवान शहीद हो, टीवी पर बैठकर उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहना और उसके बाद उन पर मुकदमे लगा देना, क्या तब देश जेल में तब्दील नहीं हुआ था? क्या वो वीडियो इस देश ने नहीं देखी जिसमें पुलिस अधिकारी गांव में ये घोषणा करते हुए घूमते रहे कि अगर आपका ट्रैक्टर आंदोलन में जाएगा तो जब्त हो जाएगा और आप जेल में डाल दिए जाओगे? क्या हाथरस को कवर करने गए सिद्दीक कप्पन नामक एक पत्रकार को यूएपीए लगा करके जेल में नहीं डाल दिया गया? क्या उमर खालिद जैसा एक शोधार्थी युवा नौजवान आज 3 साल से ज्यादा वक्त से आरोप साबित हुए बिना जेल में नहीं है? क्या प्रोफेसर हैनी बाबू भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद के नाम पर आज तक जेल में नहीं है जब तक कि उन पर कोई अभी आरोप साबित नहीं हो पाया है? क्या मुल्क में जेल नहीं बन गई? क्या विपक्ष के सांसदों के ऊपर बुलडोजर, मुकदमा, पुराने मुकदमे खोल करके जो चुनाव लड़ने में सक्रिय हुआ उन्हें जेल में नहीं डाला गया? पुलिस उनके घर नहीं गई? क्या विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया नहीं गया? क्या विपक्ष के लोगों को जो आपके खिलाफ खड़े थे, आपकी राजनीति के खिलाफ खड़े थे, जिन्हें जनता मसीहा कहती है, उन्हें सरकारों ने माफिया कह करके साजिश के तहत मारा नहीं और इसके लिए आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ी? उन उद्योगपतियों को धंधा मिलता गया जो चंदा देते गए, और जो भी आपसे असहमत हुआ क्या उनको खामोश नहीं कराया गया? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के प्रोफेसर नहीं होंगे
कुलपति नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, हक अधिकार छीने जाएंगे और फिर उन्हें सांप्रदायिकता की आग में झोंका जाएगा। और इसके लिए भी आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। नोटबंदी कर दी जाए, पैसा लूट लिया जाए, चुनाव में झूठे जुमले बोले जाएं और बाद में पलट जाएं, काला धन लाने का बात पलट जाओ, 15 लाख रुपए का वादा से पलट जाओ, और जब नौजवान रोजगार मांगे तो पेपर लीक करके एक बहुत बड़े स्कैम को फलने और फूलने दो, परीक्षाएं रद्द करा दो और नौकरी के नाम पर अग्निवीर दे दो। ये सब कुछ करने के लिए आपातकाल की कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं। एक बार देखिएगा, ये वतन अगर जेल है तो कितने लोग इस जेल में कैद हैं। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि इस देश की जेलों में वंचित शोषित तबके के लोग सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल होकर के कैद हैं, और कई लोग अंडर ट्रायल होकर के भी बाद में बाइज्जत बरी कर दिए गए, लेकिन उसके लिए भी आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ी। मीडिया के मुख पर ताला लगा दिया गया, पत्रकारों को सच बोलने के नाम पर जेल में डाला गया। किसी पत्रकार ने अगर यह खबर चला दी कि मिड डे मील में नमक और रोटी मिल रही है तो उसके ऊपर मुकदमा करके जेल में डाला गया। पत्रकारों को इतना बंदिश लगाया गया कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ करके यूट्यूब पर चले जाएं, और फिर यूट्यूब पर बंदिश बनाने के कानून क्या पारित नहीं किए गए, और मीडिया की आजादी अब गुलामी में तब्दील हो गई, और इसके लिए भी कोई आपातकाल की घोषणा नहीं करनी पड़ी। और देश की संसद जो बहस के लिए बनाई गई थी, संवाद के लिए बनाई गई थी, पता चला कि तकरीबन 150 सांसद एक दिन में निलंबित कर दिए गए, और ऐसे ऐसे कानून पारित कर लिए गए जो आने वाले वक्त में देश के नागरिकों के ऊपर बहुत कुछ असर डालने वाले थे, और सब कुछ कैद करके जो दिल चाहा वो करा लिया गया, और आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ी। जेलें आज भी हैं, जेलों में लोग आज भी कैद हैं। कबीर साहब का एक दोहा है कि जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कभी चना खाते हुए लोगों को देखा है? कुछ चने मुंह में चबाए जा रहे होते हैं, कुछ हाथ में होते हैं जो चबाए जाने के लिए तैयार होते हैं, और कुछ झोली में होते हैं। नंबर सबका आ रहा है। कुछ जेल में कैद हैं, कुछ जेल में कैद किए जाने वाले हैं, और कुछ और हैं जो अगर रीढ़ और जुबान दो चीज बचाए रखेंगे तो उनकी भी जगह जेल में होगी। आप असहमत होंगे तो मारे जाएंगे, आप सच का साथ देंगे तो मारे जाएंगे। आपकी विचारधारा अलग होगी तो आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, तो विश्वविद्यालय आपको निकाल देगा, क्योंकि विश्वविद्यालय का कुलपति जिस विचारधारा का है, चूंकि आपके कॉलेज का प्रिंसिपल जिस विचारधारा का है, आप उस विचारधारा से सहमत नहीं है, तो फिर नौकरी कैसे करेंगे? आपको सबसे ज्यादा नंबर होने के बाद, आपका इंटरव्यू सबसे अच्छा होने के बाद भी, आपके सबसे लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बाद भी, और गोल्ड मेडल होने के बाद भी आपको नौकरी से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, और इसके लिए भी आपातकाल की कोई घोषणा करनी नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालयों को मंदिर बना देंगे, सिलेबस को धार्मिक कथाओं का एक कथा संग्रह बना देंगे, और इसके लिए भी आपातकाल को कोई घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। इतिहास में भी जाकर हिंदू मुसलमान करेंगे, देश को बांटते चले जाएंगे, और इसके लिए भी आपातकाल की कोई घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। जेलें कैद हैं, जेलों में लोग कैद हैं, और एक जेल हमारे दिल के भीतर है। जाते जाते रमाशंकर विद्रोही की ये कविता आपसे साझा कर रहा हूं। कविता सुनते हुए बाकी चीजें स्क्रीन पर देखते जाइए, और याद करिए कि इस देश ने 1975 के घोषित आपातकाल से क्या सीखा, और 2025 के भारत के सामने कौन से दृश्य हैं, और संविधान क्या याद कर रहा है। इस जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम, उन्हीं की हैं सहते, उन्हीं की हैं कहते, उन्हीं की खातिर दिन रात बहते हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूं, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं। ये उन्हीं का हुक्म है सबके लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं।
लोग हक छोड़ दें पर मैं क्यों छोड़ दूं, मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं। मैं बताऊं कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु ये न कहो कि हक छोड़ दो। आपसे कह रहा हूं अब अपनी तरह, अपनी दिक्कत को सबसे जिरह कर रहा। मुझको लगता है कि मैं गुनहगार हूं, क्योंकि रहता हूं मैं कैदियों की तरह। मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है। मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है। ये वतन छोड़कर अब कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा जब वतन जेल है। जब सभी कैद हैं तब कहाँ जाऊंगा। मैं तो सब कैदियों से यही कह रहा, आओ उनके हुक्म की उदूली करें। पर सब पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं बताऊं कि वो जल्लाद है, वो वही है जो कहता है हक छोड़ दो। तुम यहां से वहां तक कहीं देख लो, गांव को देख लो, शहर को देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो कि इस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ हो। आपसे कह रहा हूं अब अपनी तरह कि मैं सताए हुओं की तरफ हूं, और जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूं कि अपनी तरफ है। पर उनकी तरफ इसके उल्टी तरफ है। उधर उस तरफ आप मत जाइए, जाइए पर अकेले में मत जाइए। ऐसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आइए अब हमारी तरफ आइए, आइए इस तरफ ही सही राह है, सही चाह है। हम कौन हैं क्या ये भी नहीं ज्ञात है। हम कमेरों की भी क्या कोई जात है। हम कमाने का खाने का परचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए। उधर उस तरफ जालिमों की तरफ उनसे कहने कि गर्दन झुकाओ चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो। दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, और अभी से चलो उस खुशी के लिए जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक। हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे।